dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic that is related to Contact Act. अभी मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम कॉन्टैक्ट एक्ट का भी कुछ कंसेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर होता रहेगा तो हम उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे और हमें किसी प्रकार का रट्टाफिकेशन जो है करना नहीं पड़ेगा। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेसिक कंसेप्ट है जो कॉन्टैक्ट का उसके रिगार्डिंग है। तो आज का लेक्चर जो हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है और मेरी यही कोशिश है कि ये लेक्चर जो मैं काफ़ी अच्छे से आपको करवा पाऊँ, डीप डेप्थ नॉलेज जो मैं आपको दे पाऊँ, जिससे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप LLB की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे और अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे ढंग से कर पाएँ। इसके साथ साथ मेरी एक प्लानिंग और भी है कि जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के जो 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ मैं वीडियोस के रिगार्डिंग भी अपलोड करूँ, जिससे हमारे जो कंसेप्ट है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टेस्ट आते हैं उसको भी हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। चलो वो तो फर्दर जो प्लानिंग है उसके बारे में बात है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो है इस वीडियो को पॉज कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेयर एक्ट है वो अपने पास आप ले आइए, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा समझना ईजी हो जाएगा और जो बेसिक कंसेप्ट हैं और जो बेयर लैंग्वेजेस है वो भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये क्या है, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट है। ये एक्ट हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया और इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। ये क्या है, एक ही साल में ये आए थे। अब हम जब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों जरूरत पड़ी इसकी, देखिए पुराने टाइम में भी क्या होता था, ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो होते ही थे। अब नॉर्मल सेंस में अगर हम देखें तो हम डेली जब मार्केट से कुछ परचेज़ करके लाते हैं तो हम उसके बदले किसी भी वस्तु के बदले कुछ पेमेंट करते हैं, तो वो भी क्या एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है। हाउएवर दैट इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म, वो रिटन फॉर्म में नहीं होता, वो ओरली होता है। हम कोई भी ऐसी चीज़ जो परचेज़ करते हैं और जिसके बदले हम कुछ पे करते हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे ही पुराने टाइम में क्या होता था, उस टाइम में रुपए का लेन देन नहीं होता था, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि अगर मान लो एक व्यक्ति किसान है और उसके पास गेहूं, चावल, चना, जौ, बाजरा ऐसी कुछ फसलें हैं, तो वो जो उन अमाउंट को लेके जाता था मार्केट में और अगर कुछ ख़रीदना होता था तो वो उसके बदले में वो अनाज दे देता था और वो जो चीज़ है ख़रीद के ले आता था। होता तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही था, लेकिन उस टाइम में कोई प्रोविज़न नहीं होता था और उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला जाता। लेकिन फर्दर क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे जैसे अंग्रेज़ों का राज आने लगा, अंग्रेज़ों ने अलग अलग कोडिफिकेशंस ऑफ लॉ करनी शुरू कर दी, जो भी कानून थे अपने हिसाब से मॉडिफाई करने लगे। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाने से पहले क्या था, हिंदू और मुस्लिम दो तरह की ही कम्युनिटी समाज में रहती थी। तो अगर हिंदुओं के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था, मान लो एक हिंदू का दूसरे हिंदू से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उनका खुद का जो पर्सनल लॉ था वो अप्लीकेबल होता था। इसी तरीके से अगर एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम से कॉन्ट्रैक्ट है तो उनका जो पर्सनल लॉ है वो उसके द्वारा वो गवर्न किए जाते थे। लेकिन जब कोई इशू अराइज होता था कि एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम है तो उन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, उस मामले में क्या होगा। नाउ ए क्वेश्चन अराइजेज, जब क्वेश्चन एक निकल के आता है, उस मामले में क्या होता था, जब हम अभी भी कोर्ट में जब सिविल केसेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है सिविल लॉ से ही गवर्न होता है, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का उससे गवर्न होता है। तो उसमें क्या है, दो पार्टीज होती है, वन इज़ प्लेंटिव, सेकेंड एंड डिफेंडेंट। तो इसी तरीके से पुराने टाइम में भी प्लेंटिव और डिफेंडेंट ही नहीं बोला जाता था। प्लेंटिव जो कंप्लेंट कर रहा है, डिफेंडेंट जो अपना बचाव कर रहा है। मौजूदा टाइम में जब हम CPC को देखते हैं तो जो जुरिस्डिक्शन लगता है या जो कि अप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ होती है वो डिफेंडेंट के हिसाब से होती है। इसी तरीके से पुराने टाइम में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेल नहीं किया करता था, ये नहीं आया था, उससे पहले क्या होता था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिगार्डिंग कोई विवाद हो जाता था तो जो डिफेंडेंट पार्टी होती थी उसके फेवर में ही लॉ अप्लीकेबल किया जाता था। ये तो बात आ गई पुराने सिस्टम की। मौजूदा टाइम में हम कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिया गया है कि मान लो आपने मार्केट से मोबाइल परचेज़ किया है या आपने मार्केट से कोई LED परचेज़ की है तो उसके बदले आप हाथों हाथ ही पेमेंट कर देते हो। दैट इज़ गवर्न बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट के द्वारा वो गवर्न किया जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी वो मानी जाती है। अब बात आती है कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, हम ऑनलाइन परचेजिंग करते रहते हैं, हम अमेज़ोन से करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं। उसमें भी क्या होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा। देखिए जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं उसमें
एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, एक फ्यूचर के लिए होता है कि जब आप ये डिलीवरी हमें दोगे उस टाइम हम बाकी जो पेमेंट वगैरह है उसका भुगतान करेंगे। तो इस टाइप से जो पेमेंट का सिस्टम होता है। ऐसे ही अमेजोन वगैरह में क्या है, दो तरह की डिलीवरी होती है। एक होता है प्रीपेड डिलीवरी, एक होता है पोस्ट पेड डिलीवरी। प्रीपेड डिलीवरी में क्या होता है कि हम कुछ पसंद करते हैं उसी टाइम हम पहले उसकी पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं करके कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो सामान हमारे पास पहुंच जाता है, उसके बाद ही हम वहाँ पर डिलीवरी करते हैं। तो पेमेंट का भुगतान हम बाद में करते हैं। तो इस प्रकार की जो ये सिस्टम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही है एक तरीके से। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेट अलग हो गई है, तो इसके बारे में भी आगे जैसे ही मुझे रिक्वायर रहेगा मैं आपको उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी। अब क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग सबसे पहले जो हिंदू और मुस्लिम के रिगार्डिंग जो इश्यू राइज हुआ था कि कौन सा लॉ अप्लीकेबल होगा, उस मामले में एक लैंडमार्क केस है जो फर्स्ट केस माना जाता है। फर्स्ट केस इन द सेंस कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग ये फर्स्ट ऐसा केस था जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर प्रिवेल होने के बाद जो है ये कोई जजमेंट इसमें निकल के आई, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आ गया था और ये जो है केस ये 1874 में ये डिसाइड हुआ था। इस केस में क्या था कि इस केस में जो इशू था वो हम थोड़ा सा देख लेते क्या था। ये केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अपने आप माइंड में ही रखिए। माधव चंद्र वर्सेस राजकुमार। उस टाइम में ऐसे लिखा जाता था, राजकुमार नहीं कुमार ही एक्चुअल में, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है तो प्लीज़ इसको आप इसी तरीके से ही लिखेंगे। इज द फर्स्ट केस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग ये फर्स्ट केस था। वेयर इन ए डिस्प्यूट बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज हिंदू थी, या वेयर बोथ द पार्टीज वर मुस्लिम, तो उनका पर्सनल लॉ से वो गवर्न होते थे। हाउएवर इन द केस ऑफ द पार्टीज वो जो हिंदू और दूसरा मुस्लिम है तो उसके रिगार्डिंग क्या था कि जो पर्सनल लॉ मैंने आपको बताया डिफेंडेंट का गवर्न होता था। लेकिन जब एक्ट ऑफ 1872 आ गया उसके बाद स्पेशल तौर पर जो पर्सनल लॉ शैल नॉट बी अप्लीकेबल, तो ये कहा गया कि पर्सनल लॉ जो है अप्लीकेबल नहीं होगा। अब उससे पहले भी एक मेन चीज़ आती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कब से लागू हुआ। ये लागू हुआ 1 सितंबर 1872 से। और राजस्थान जैसे जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो राजस्थान के लिए, वहाँ पर एक्ट नंबर भी पूछ लिया जाता है। अगर आपके पास अपना बेयर एक्ट पास में है तो आप देखिए, जब हम इसके प्रोविजंस ओपन करते हैं, जब हम यहाँ पर देखते हैं ऊपर की द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिलिमिनरी है वहाँ से हम देखते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नीचे लिखा होगा 9 ऑफ 1872, इसका मतलब है एक्ट नंबर 9। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक्ट नंबर 9 है, ये आप माइंड में रखना। कई बार ये राजस्थान और एमपी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। फिर एक और चीज़ भी कई बार बहुत ही कम बार ऐसा पूछा जाता है कि असेंट कब मिली। देखो असेंट और एनफोर्समेंट अलग है। असेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति की असेंट। नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा आप उस पर भी फोकस कीजिएगा। अब सेकंड चीज़ क्या है कि हमने इस केस को डिस्कस कर लिया, एनफोर्समेंट को डिस्कस कर लिया। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है प्री में कि फर्स्ट लैंडमार्क केस कौन सा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के तहत। तो 4 ऑप्शन में से आपको रट ही लेना है एक तरीके से, ये इसका राइट आंसर है। फिर अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डैमेजेस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। डैमेजेस आर ऑफ 2 काइंड्स, 2 प्रकार के डैमेजेस होते हैं। वन इज अनलिक्विडेटेड, सेकंड इज लिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो टोर्ट में यूज़ होता है और लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होता है। अनलिक्विड डैमेजेस क्या होता है, मान लो एक नुकसान किसी करोड़पति का हुआ है और एक हुआ है किसी गरीब आदमी का, तो जो डैमेज है टोर्ट में वो उसी के हिसाब से एक्सेस किया जाता है कि क्या किसका लॉस हुआ, क्या कोई अमीर था, क्या उसका वे ऑफ स्टैंडर्ड था, लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस क्या थे, ये सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद ही अनलिक्विडेटेड जो डैमेजेज है उसको डिसाइड किया जाता है कि अगर किसी का नुकसान गरीब आदमी है तो उसके हिसाब से डैमेज दिया जाएगा और अमीर है उसके हिसाब से दिया जाएगा। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि वो कहता है कि पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, किस पर है, 2 पार्टियों के बीच में एक्ट होता है, दोनों पार्टीज की फ्री विल होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोर्जन ना हो यानी कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, उनकी एज लिमिट जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए अंडर मेजोरिटी एक्ट के तहत, यानी कि वो मेजर होना चाहिए। फिर बात आती है कि उन दोनों पार्टियों के बीच में इंटेंशन भी होनी चाहिए कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि अगर कोई दोनों में से कोई ब्रीच करेगा यानी कि दोनों में से कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो उसको इतना रुपया कंपनसेशन दिया जाएगा। बट सम टाइम इट डजेंट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये मेंशन नहीं होता है देन द कोर्ट विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ डैमेज विल बी सफिशिएंट फॉर दैट पर्पज। इस पर्पज़ के लिए कितना सफिशिएंट होगा वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो उस मामले में क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस का प्रिंसिपल होता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब है
कि चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, अगर ए का बी से कॉन्टैक्ट है, अगर बी ने वो कर दिया है, कॉन्टैक्ट ब्रीच कर दिया है, तो ए को कंपनसेशन कोर्ट डिसाइड करेगा, या उनकी पार्टी ने जो स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि 20,000 है, 40,000 है, 20 लाख है, उतना ही दोनों पार्टियों को ब्रीच करने पे मिलेगा। तो ये होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार कि डैमेजेस के कितने काइंड्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, सेकंड होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन टोर्ट्स इट इज़ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टोर्ट में क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। इफ़ एन ऑफिसर डाइज हायर डैमेज, अगर कोई अधिकारी मरेगा तो बहुत ज़्यादा ना उसको डैमेज मिलेगा, और कोई गरीब वर्कर मरता है तो कम मिलेगा। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है? लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात होती है। कहने का मतलब है सिमिलर अमाउंट विल बी पेड, सेम ही अमाउंट दोनों में पे की जाएगी, किसी प्रकार का एज का यहाँ पर लिमिट नहीं होगा। और इसी हिसाब से कहा जाता है इट कैन बी सेड दैट ओनली वन सेट ऑफ प्रिंसिपल टू बी फॉलोड, एक ही प्रकार का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। दैट इज नॉट हैपन इन टोर्ट्स, टोर्ट्स में इस प्रकार का कोई रूल फॉलो नहीं होता। ये तो बात आ गई है डैमेजेस के रिगार्डिंग। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 73 जो है वो डैमेजेस से डील करता है। सेक्शन 73 4 5 ये आगे डैमेजेस और ब्रीच से डील करते हैं। तो जब वो कंसेप्ट हम उस पर आएंगे तो हम उसको डिटेल में करेंगे। अब बात आती है एन एग्रीमेंट इज मेड बाय पार्टीज बट द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय पार्टीज। फर्स्ट थिंग आप यहाँ पर समझिए एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर हम नज़र डालें एग्रीमेंट की डेफिनेशन पर, जो एग्रीमेंट की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन प्रोवाइड की जाती है 2E में। आप डेफिनेशन देखेंगे 2E में, उसमें कहा है कि एवरी प्रॉमिस, हर एक प्रकार का प्रॉमिस या कई प्रोमिसेस का ग्रुप, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब जो पेमेंट होती है, एक दूसरे को कुछ कंसिडरेशन देते हैं, कुछ पेमेंट देते हैं, या मान लो कोई उनके बीच में और भी कोई प्रॉमिस हुआ है, जब ए दोनों की तरफ से जो प्रॉमिस किया जाता है किसी एक्ट को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। मान लीजिए ए है, ए ने यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट किया किससे? बी से। ए ने बी को कहा कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर 2,000 रुपीज़, सॉरी 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ में मैं कार देना चाहता हूँ। बी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज सेट ऑफ प्रोमिसेस, दोनों का सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गया। इसमें दिया हुआ है ना डेफिनेशन में एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, या तो वो एक प्रोमिस हो या सेट ऑफ प्रोमिसेस हो, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ईच अदर दिया है दोनों को, अगर ये कंसिडरेशन दोनों ने सहमति इसमें दे दी है, इट इज़ डन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट बन जाएगा। अब बात आती है एग्रीमेंट तो बन गया, पर ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? देखिए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट बना, प्लस में इसमें लीगल आ जाता है, कुछ भी एनफोर्सिएबिलिटी आ जाती है कि इसको एनफोर्स भी करवाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आप एक नॉर्मल सेंस में समझिए कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को आप किस लहजे में लेंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक वाइट पेज पे इसको समझाती हूँ। अगर हम डेफिनेशन समझें 2E के तहत, एवरी प्रॉमिस, एक कोई व्यक्ति है ए, उसने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट का मतलब ए ने उसको मैसेज भेजा और उसने आगे से एक आंसर दे दिया। अब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है। अब अगर मान लो ए ने बी को एक मैसेज किया कि मैं ये चीज़ भेजना चाहता हूँ, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एग्रीमेंट तो बन गया। ए ने यहाँ पर क्या दिया? प्रपोजल दिया, और ए का प्रपोजल था, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। और अब कुछ टाइम के बाद है बी जो है उस प्रपोजल को मना कर देता है। क्या यहाँ पर ए जो है किसी प्रकार का कोई क्लेम कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, एग्रीमेंट ब्रीच हो गया, या क्या यहाँ पर ए किसी प्रकार के डैमेजेस की डिमांड कर सकता है? क्या यहाँ ए किसी प्रकार की स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड कर सकता है? वो नहीं कर सकता। रीज़न, क्योंकि इसमें अभी भी कोई एनफोर्सिएबिलिटी नहीं आई है। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी ने उस प्रपोजल को, ए ने बी को प्रपोजल भेजा कि प्रपोजल इस चीज़ का है कि उसे एक कार बेचनी है। बी ने ए को मैसेज भेजा और उसको क्या करा? एक्सेप्टेंस कर लिया। अगर उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट बन जाएगा और इसमें किसी प्रकार की अभी तक एनफोर्सिएबिलिटी नहीं है। बट
जब हम बात करते हैं सेक्शन 2H की, जो डेफिनेशन बताता है, किस चीज़ की डेफिनेशन बताता है 2H, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताता है। एक एग्रीमेंट बन चुका है, अब हमने देख लिया कि एक एग्रीमेंट बन गया। अब जब उस एग्रीमेंट में कोई एनफोर्सिएबिलिटी आ जाएगी, जब उस एग्रीमेंट में कोई एनफोर्सिएबिलिटी आएगी, इसका मतलब क्या है कि अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो 2H यही तो बात कहता है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल होगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इन दिस केस अगर किसी प्रकार का ब्रीच होता है, अगर किसी भी प्रकार का ब्रीच होता है तो क्या क्लेम किया जा सकता है, क्लेम किया जाएगा, यहाँ पर कंपनसेशन भी क्लेम किया जा सकता है, यहाँ पर डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं, और SRA के तहत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत परफॉर्मेंस भी करवाई जा सकती है। तो ये कुछ एक सिस्टम है जो मैंने आपको समझा दिया। मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपनी तरफ से पूरे अच्छे समझा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। जब इसके साथ हमने 2A की डेफिनेशन पढ़ ही ली, इसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं 2G को भी पढ़ लेते हैं। 2G कहता है एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट बन चुका एक, बट नॉट एनफोर्सिएबिलिटी। अगर इसमें किसी प्रकार की एनफोर्सिएबिलिटी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ये वॉइड है, ये वॉइड हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वॉइड का मतलब है कि कोई वैल्यू ना होना, नल एंड वॉइड बोलते हैं ना, ये किसी प्रकार की अब कोई वैल्यू यहाँ नहीं रहेगी। अब बात आती है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होता है, कैन कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड, या सिर्फ एग्रीमेंट ही वॉइड होते हैं। पहली चीज़, एग्रीमेंट वॉइड है, यहीं पर जो 2G बता रहा है ना, ये सिर्फ एग्रीमेंट के वॉइड की बात कर रहा है। कहीं आप एग्जाम में इसको कॉन्ट्रैक्ट की वॉइडेबिलिटी की बात लिख दो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ 2E में, सॉरी 2 क्या डेफिनेशन दी है 2E में। 2E में एक एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा, बट एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। एग्रीमेंट का वॉइड होता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बाद में वॉइड होता है, सब्सिक्वेंटली वॉइड होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एनफोर्सिबिलिटी आ गई, उसके बाद उसको आप लागू नहीं करवा रहे हो या ब्रीच कर रहे हो, वो क्या है, सब्सिक्वेंटली वॉइड होगा। लेकिन एग्रीमेंट क्या है, वो इनिशियली वॉइड बन सकता है, इनिशियली वो वॉइड हो सकता है। ऐसी बात कहाँ कही गई है, जो इनिशियली वॉइड होगा वो किस किस के अंदर फॉल करता है, वो फॉल करता है सेक्शन 20 में, और 23 से 30 तक, और 36 सेक्शन है, और सेक्शन 56 क्लोज 1 है। इसमें क्या होता है, इसमें एग्रीमेंट वॉइड होता है। जब हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अगर आप इंडेक्स पेज को देखते हो, सेक्शन 20 किसकी बात कर रहा है, आप साथ के साथ बेयर एक्ट रखा कीजिए, जिससे क्या है कि आपको समझ में आए। अगर हम कंटेंट पेज देखते हैं तो 20 कहता है एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक। दोनों पार्टी जहां मिस्टेक कर जाती हैं, मिस्टेक होगी, उनकी मिस्टेक किस चीज़ की मिस्टेक है, ये बात आती है सेक्शन 20 में। जब हम बात करते हैं, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है तो क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ये बात कर रही है सेक्शन 20 की। फिर बात आता है सेक्शन 23 क्या कहता है, सेक्शन 23 कह रहा है वट कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑन लॉफुल एंड वट नॉट, कि जब कोई कंसिडरेशन ही आपने दिया, जो पेमेंट का भुगतान किया वो इलीगल तरीके से किया, वो खुद ही लॉफुल नहीं था, कोई सट्टे से पैसा आया, कोई ऐसी चीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर रहे हो, एग्रीमेंट में इंक्लूड कर रहे हो, वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जो 24 है वो कहता है एग्रीमेंट वॉइड होगा जब उसको आप सेवरेबल नहीं कर सकते। मान लो ए है, कोई एक लोड है, इसके अंदर हाफ तो है लीगल और हाफ है इलीगल, इलीगल है, लेकिन आप उन दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, ये कंबाइन है। अगर ये कंबाइन होगा तो आप उसमें क्या, सेवरेबिलिटी नहीं है, रूल ऑफ सेवरेबिलिटी नहीं आएगा, तो ये एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, 24 में भी वॉइड हो जाएगा। 25 कहता है कंसिडरेशन, जहाँ पर बिना किसी कंसिडरेशन के आप मान लो मार्केट में जाते हो, एक ए ने बी से कुछ खरीदा, लेकिन कोई भी वहाँ पर मनी नहीं दिया, कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, तो ये क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। बट सेक्शन 25 ये भी कहता है कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं।
अगर कुछ एक्सेप्शंस है, मान लो आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो या आपकी मर्जी है कि आप कम पेमेंट में ले रहे हो, तो कोई ऐसी कुछ एक्सेप्शंस अगर आ जाती है तो उस मामले में वो वॉइड नहीं आएगा, एक्सेप्शंस में नॉट वॉइड होगा। ये हो गया सेक्शन 25। अब बात आती है सेक्शन 26 की। उसमें क्या रखा है कि आप एग्रीमेंट करते हो मैरिज रिस्ट्रेन करने की, यानी कि किसी प्रकार की एग्रीमेंट हो जाता है आपका, मान लो शादी का एग्रीमेंट हो गया, लेकिन वो लड़की जो है अभी क्या है, माइनर है, तो उस मामले में अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर बच्चे की शादी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फिर बात आती है सेक्शन 26 में कि अगर आपने ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड में किसी प्रकार की आप पाबंदियां लगा रहे हो, उस मामले में भी ये क्या है, वॉइड है। ये हो गया रिवीजन हमारा। फिर है 28, कहता है कि कुछ लीगल प्रोसीडिंग, आप ये कहते हो 28 में कि हम लीगल प्रोसीडिंग तो करेंगे और उस पर हम रिस्ट्रेन लगा रहे हैं। मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपने कॉन्ट्रैक्ट किया या एग्रीमेंट किया, लेकिन उस एग्रीमेंट में आपने कुछ कंडीशन डाल दी कि अगर ये ब्रीच भी हो जाता है तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, इट इज़ क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो वॉइड हो जाएगा, ये भी वॉइड हो गया। उसके बाद बात आती है अनसर्टनिटी की, वॉइड फॉर अनसर्टनिटी, कुछ अनसर्टन चीज़ है जो हैपन ही नहीं हो सकता, तो उस मामले में भी अनसर्टनिटी के रिगार्डिंग भी आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानोगे, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। लाइक दिस वे ऑफ वेजर, जो सट्टा लगाते हैं, वे ऑफ वेजर है, कोई सट्टा वगैरह लगाया जा रहा है सेक्शन 30 के तहत, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, वो क्या है, वॉइड है। इसी तरह से अगर आप 56 का क्लोज 1 देखते हो कंटेंट पेज में, वो कहता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, जहाँ पर एक्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। मान लो आपने एग्रीमेंट कर लिया बी के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जिस एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इम्पॉसिबल है कि वो अब आ ही नहीं सकता। मान लो एक जहाज़ है, उसके अंदर कुछ सामान लोडिंग आना था और वो जहाज़ अब जो है वो डूब चुका है, तो अब आप कहते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सरसाइज करोगे तो वो नहीं हो सकता। जैसे मान लो आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मान लीजिए आप एग्जांपल ले लेते हैं 56 के, कि ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ कि वो खजाना को जो मैजिक से क्या है, ट्रेजर जो खजाना होता है हम उसको ढूंढ लेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी ऐसा मैजिक होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। फिर इसका सेकंड एग्जांपल कहता है ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन मैरिज फिक्स होने से पहले ही क्या हो जाता है, ए जो है वो पागल हो जाता है। अगर वो पागल ही हो गया तो शादी कैसे हो पाएगी, तो ये एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। ये 56(2) का एग्जाम्पल है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है, कॉन्ट्रैक्ट तब वॉइड होता है जब सब्सिक्वेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया, सब्सिक्वेंटली, जैसे अभी ये मैड वाला एग्जाम्पल हमने किया। 56 क्लोज 2 कहता है कि सब्सिक्वेंटली मान लो ए और बी ने शादी की बात करी, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो शादी करेंगे, लेकिन क्या हो गया, ए क्या हो गया, मैड हो गया। अगर वो मैड हो गया है तो उसके बाद क्या है, वो इम्पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये क्या है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, तो इस मामले में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे, तो वो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अकॉर्डिंग टू मी आई हैव क्लियर द कंसेप्ट, मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको डाउट होता है तो आप गूगल जरूर किया कीजिए, क्योंकि गूगल जब आप करते हो तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाती है। लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन एक वॉइडेबल की ओर देख लेते हैं कि वॉइडेबल में क्या होता है। अगर हम 2I की तरफ देखें, ये भी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एग्रीमेंट है, लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल है। एक एग्रीमेंट किया गया, मान लो हमने एक एग्रीमेंट किया, ए ने जो है एक एग्रीमेंट किया बी के साथ, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया है। फिर कह रहा है कि एनफोर्सिएबल भी होगा, पर यहाँ पर कंडीशन है, ऑप्शन ऑफ 1 और मोर पार्टीज, बट नॉट, एक पार्टी तो कह रही है कि हम उसको एनफोर्स करवाएंगे, दूसरी पार्टी कह रही है कि हम नो 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 नो, दूसरी पार्टी उसके पक्ष में नहीं है। तो इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, वॉइडेबल वॉइडेबल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट क्या होगा, एक्सक्यूज मी, ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होंगे, एनफोर्सिबल बाय लॉ है,
एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं होगा। यहाँ पे आप दोबारा समझिए, इन एग्रीमेंट है, एनफोर्सिबल बाय लॉ है, तो यानी कि क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब डिपेंड करता है कि एक पार्टी उसको इन्फोर्स करवाना चाहती है और एक पार्टी उसको इन्फोर्स नहीं करवाना चाहती। इसका जो एग्जाम्पल है हमारा सेक्शन 19 है, 19A है, 39 है और 55 है। एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कहता है। 19 का कंटेंट पेज देखिए आप, क्या कहता है। अगर 19 का हम कंटेंट पेज देखते हैं तो उसका टाइटल बताता है वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, यानी कि जहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है, अगर फ्री कंसेंट ही नहीं होगा तो वो वैसे भी वॉइडेबल हो जाएगा। क्योंकि जब हम सेक्शन 10 की बात करते हैं ना, उसमें जो कंडीशंस हैं टर्म की कौन कौन से बेस पर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, जब उसी को फुलफिल नहीं करेगा तो ये क्या होगा, वॉइडेबल माना जाएगा। और 19 में वॉइडेबल है। 19A कहता है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, बाद में पता चल, पहले हमने कॉन्टैक्ट कर लिया लेकिन बाद में पता चलता है कि उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस था, तो उस मामले में भी वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, ये वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद बात आती है 39 की। 39 कहता है एंटिसिपेटरी ब्रीच हो जाता है। मान लो ए ने कॉन्टैक्ट किया बी के साथ, ए कहता है कि मैं 10 तारीख को आपको ये मकान का पोजेशन जो सेल हुआ था इसका पोजेशन दे दूंगा, लेकिन 10 तारीख से पहले ही ए सी को सेल कर देता है, तो ये क्या हो गया, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बन जाएगा, अब वॉइडेबल है। वॉइडेबल कैसे है, बी तो परफॉर्म करना चाहता है पर ए परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसने सी के साथ पहले ही डील फाइनल कर दी। उसके बाद है सेक्शन 55, वो कहता है कि एक टाइम की बात आ रही है कि टाइम इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, जब को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट नहीं होते, वॉइडेबल है। जैसे मान लो ए ने एक शेरवानी बनवाई बी से और कहा कि 15 तारीख को उसकी शादी है, उसको चाहिए, लेकिन बाय 15 क्या हुआ, 15 को क्या हुआ, 15 तक जो है वो फुलफिल ही नहीं हो पाया, उसने शादी में कुछ और पहना, मान लो कोट पैंट पहन लिया और वो शादी हैपन हो गई। जब मैरिज हैपन ही हो गई तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया जा सकता। उस मामले में ए तो परफॉर्म नहीं करेगा, नो परफॉर्मेंस होगी यहाँ पे, और बी चाहता है कि वो परफॉर्म करे, तो एक पार्टी परफॉर्म करना चाहती है, एक नहीं करना चाहती, देन इट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने कुछ टर्म्स पढ़ ली हैं जो आज की क्लास के लिए इम्पोर्टेंट थी। कल की क्लास में पहले हम डेफिनेशन क्लोज को पूरा करेंगे और कल के लेक्चर में डेफिनेशंस को पूरा कर। आज हमने कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ ली है, आज हमने कर लिया है 2E कर लिया है और 2G कर लिया है कि वॉइड कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। एक बात आप ध्यान रखिए, वॉइड जो होगा वो होगा एग्रीमेंट और वॉइडेबल जो होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एनफोर्सिबिलिटी तो होनी चाहिए ना, उसके बाद ही तो वॉइडेबल होगा। तो इस प्रकार से अगर स्टार्टिंग में मान लो आप कहो कि मैडम वॉइडेबल एग्रीमेंट क्यों, एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ए और बी दोनों की क्या होगी, कंसेंट होती है, लेकिन वॉइडेबल में क्या होता है, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी होगा। अगर वन पार्टी नहीं चाहती परफॉर्म करना तो वो नहीं हो पाएगा। ये कंसेप्ट है हमारा, हो चुका है। कल हम करेंगे प्रॉमिस क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है और सब्सिक्वेंट कैसे अनलॉफुल कुछ बन जाता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट आपको रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जो उसका आंसर जरूर दूंगी। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने आसपास के लोगों का, सभी का बचाव रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।